उस दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते बाहर से जितने सामान्य दिखते हैं, अंदर से उतने रेशों से भरे होते हैं। और मेरा अपना परिवार भी उन्हीं में से एक था। मेरा नाम रिया है और मैं दिल्ली के एक शांत और साफ सुथरे मोहल्ले में रहती हूँ। हमारा घर छोटा जरूर था, लेकिन उसमें हर जरूरी चीज मौजूद थी। एक प्यार करने वाले पिता, एक जिम्मेदार माँ और एक चंचल छोटा भाई। देखने वालों को ये लगता था कि हम एक परफेक्ट परिवार है, लेकिन सच ये था कि इस परफेक्शन के पीछे गहरी खामोशी छिपी हुई थी, जो धीरे धीरे मजिंदर से परेशान करने लगी थी। बचपन से मैंने हमेशा मानसोबा को हमेशा काम में डूबा हुआ देखा था। वो सुबह से रात तक बिना रुके घर के काम करती रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कभी वो सुकून या खुशी नजर नहीं आती थी जो एक सामान्य इंसान के चेहरे पर होती है। उनकी मुस्कान भी जैसे बस एक आदत बन चुकी थी, जिसमें भावनाएं कम और मजबूरी ज्यादा झलकती थी। मुझे ये बात सबसे ज्यादा तब महसूस होती जब हम नानी के घर नोएडा जाते। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता। हर तरफ हंसी-मजाक, अपनापन और खुलापन होता। मेरी नानी सविता माँ एक मजबूत और किस्मजाज महिला थी, और मेरे मामा प्रमोद और सतीश अपने परिवार के साथ उसी बड़े घर में रहते थे। वहाँ हर वक्त किसी न किसी की आवाज गूंजती रहती थी। मेरी कजिन प्रियंका और बाकी सभी के साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वहाँ जाकर भी मेरी माँ ज्यादा देर खुश नहीं रह पाती थी। उनके चेहरे पर अचानक से बेचैनी लौट आती। वो जल्दी वापस घर चलने की बात करने लगती, जैसे वहाँ रुकना उनके लिए आसान ना हो। लेकिन मेरी उलझन यहीं खत्म नहीं होती थी। असली रहस्य तो मेरे पिता राजे से जुड़ा हुआ था, जो अपनी जिंदगी को पूरी मस्ती से जीने वाले इंसान थे। बहसते थे, घूमते थे, दोस्तों के साथ वक्त बिताते थे और घर में भी हमेशा एक पॉजिटिव माहौल बनाए रखते थे। लेकिन जैसे ही बात नानी के घर जाने की आती, उनका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता था। जैसे ही हम वहां पहुंचते हुए गाड़ी से उतरते ही मुझसे कहते, रिया, अगर मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे कमरे में बंद कर देना। और हर बार वही होता। कुछ ही देर में वह सच में बेहोश हो जाते थे। वह बेहोशी इतनी गहरी होती थी कि उन्हें देखकर डर लगता था। हम उन्हें एक कमरे में छोड़ देते और लगभग 1 घंटे बाद वो खुद ही उठकर बाहर आ जाते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। सबसे हैरानी की बात ये थी, ये सब सिर्फ नानी के घर में होता। दिल्ली में वह बिल्कुल ठीक रहते थे। इस अजीब सी बात ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या यह कोई बीमारी थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जिसे मुझसे जानबूझकर छिपाया जा रहा था? समय के साथ ये सवाल मेरे अंदर और गहरा होता गया, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन मुझे ऐसा मौका मिला जब मुझे लगा कि अब मैं इस रहस्य के करीब पहुंच सकता हूं। वह एक शुक्रवार था। पिता 2 दिन के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर जाने वाले थे, और इस बार विवेक भी उनके साथ जा रहा था। घर में हल्की सी भागदौड़ थी। माँ उनके कपड़े तैयार कर रही थी, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी राह दिखाई दे रही थी, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए किसी अदृश्य दबाव से छुटकारा मिलने वाला हो। मैंने उसी पल मौका देखा और माँ से कहा, माँ, क्यों ना हम भी नानी के घर चले। सविता दीदी की शादी की तैयारी चल रही है, सब लोग वहाँ होंगे। हम 2 दिन रहकर वापस आ जाएंगे, पापा को पता भी नहीं चलेगा। माँ ने पहले तो मना करने की कोशिश की। उनके चेहरे पर वही पुरानी चिंता लौट आई, लेकिन मेरी आंखों में छिपी खुशी को देखकर वो आखिरकार मान गई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई छोटी सी आज़ादी मिल गई हो। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया, और अगली सुबह जैसे ही पिता और विवेक घर से निकले, मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अब देर मत करो, चलो। और हम बिना समय गवाए नोएडा के लिए निकल गए। नोएडा पहुंचते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज हो गई थी। एक अजीब सा उत्साह था, और साथ ही अंदर कहीं हल्की सी बेचैनी, जैसे कुछ अनदेखा हमारा इंतजार कर रहा हो। जैसे ही हम नानी के घर के आंगन में दाखिल हुए,
नानी सविता अम्मा चारपाई पर बैठी थी। उन्होंने जैसे हमें देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। मैं दौड़कर उनके गले लग गई और उन्होंने मुझे वैसे ही दुलार किया जैसे बचपन में किया करती थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र माँ के हाथ में पकड़े छोटे से बैग पर गई, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, शोभा, ये बैग क्यों लाई हो? तुम तो कभी ज्यादा देर नहीं रुकती। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, मैं उत्साह में बोल पड़ी, नानू, हम 2 दिन के लिए आए हैं। पापा और विवेक घर पर नहीं हैं, तो सोचा आपके पास थोड़ा समय बिता ले। मेरी बात सुनते ही नानी के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। उनकी आंखों में एक पल के लिए डर और चिंता साफ दिखाई दी। उन्होंने तुरंत माँ की तरफ देखा, जैसे कोई अनखा सवाल पूछ रही हो। माँ ने नजरें झुका ली। उस पल मुझे कुछ अजीब तो जरूर लगा, लेकिन मैं उस एहसास को समझ नहीं पाई और सीधे अंदर भाग गई, जहाँ पहले से ही शादी की तैयारियों की धूम मची हुई थी। घर में हर तरफ रौनक थी, ढोलकी था, गूंज रही थी, लड़कियां गाने गा रही थी और हर कमरे में हंसी-मजाक चल रहा था। मेरी कज़न प्रियंका मुझे देखते ही दौड़ आई और हम दोनों जैसे एक अलग ही दुनिया में खो गए। उसने मुझे नए कपड़े दिखाए, गहने दिखाए और शादी की छोटी बड़ी तैयारी के बारे में बताने लगी। हम रात देर तक बातें करते हंसते रहे और उन पलों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार मैं सच में खुलकर जी रही हूँ। लेकिन इस बारी खुशी के बीच मेरी नज़र बार बार माँ भर चली जाती। वो सबके बीच होते हुए भी जैसे कहीं खोई हुई थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर थी, लेकिन आंखों में वही पुरानी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हर गुजरते पल के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लेकिन तीसरे दिन जब सुबह होते ही माँ ने कहा, हमें वापस चलना होगा। पापा कभी भी घर पहुंच सकते हैं। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने थोड़ा और रुकने के लिए जिद की, लेकिन इस बार उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। हमने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक जाम और गाड़ी की हल्की खराबी के कारण हम देर हो गए और जैसे हम घर पहुंचे हमारे कदम वहीं थम गए। दरवाज़ा खुला था और अंदर लाइट जल रही थी। पिता हमसे पहले घर पहुंच चुके थे। माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। पिता ड्राइंग रूम में बैठे हुए, उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने हमें देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले गए। उनकी ये खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने माँ से पूछा, माँ, आप इतना डर क्यों रही है? तो बस नानी के घर गए थे, इसमें क्या गलत है? लेकिन माँ ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस नजरें झुका ली। उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी कुछ कहने के लिए डर रही हो। मैं अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। तभी मुझे माँ के कमरे से धीमी आवाज सुनाई दी। मैं धीरे से उठी और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर पिता और माँ के बीच बहस हो रही थी। ये पहली बार था जब मैंने उन्हें इस तरह झगड़ते सुना था। पिता की आवाज में दबा हुआ गुस्सा था और माँ की आवाज में दर्द और मजबूरी दोनों साफ झलक रहे थे। शब्द साफ साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि बात सिर्फ नानी के घर जाने की नहीं थी। इसके पीछे कोई बहुत पुरानी और गहरी बात छिपी हुई थी। उस रात मेरे मन में एक फैसला पक्का हो गया, अब मैं इस रहस्य को जानकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन मैंने पिता से कहा कि मुझे फिर से नानी के घर जाना है। सभी दादी की शादी की तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है और लड़कियों को मेरी जरूरत है। पिता ने पहले मना करने की कोशिश की। उनके चेहरे पर एक पल के लिए वही बेचैनी लौट आई, लेकिन मैंने अपनी बात पर जोर दिया और आखिरकार वो मान गए। लेकिन इस बार उन्होंने विवेक को मेरे साथ भेजने का फैसला किया। मुझे पता था कि ये मौका आसान नहीं होगा, लेकिन यही एक रास्ता था जिससे मैं इस रहस्य के करीब पहुंच सकती थी।
जैसे ही मैं नानी के घर पहुंची, इस बार मेरे मन में पहले जैसा उत्साह नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे सच जानना ही है। मैंने सीधे नानी के पास जाकर पूछा, नानू, आखिरकार पापा और आप लोगों के बीच क्या हुआ था? माँ हमेशा छिपकर क्यों आती है और आप लोग हमारे घर क्यों नहीं आती? मेरी आवाज में अब जिद नहीं, बल्कि एक सच्चा सवाल था, जिसे सुनकर नानी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उनकी आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां तैरने लगी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी कि तभी बड़े मामा प्रमोद आए और उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, रिया, तुम चिंता मत करो, सविता की शादी में से पहले मैं सब ठीक कर दूंगा। ये मेरा वादा है। उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, लेकिन साथ एक छिपा हुआ दर्द भी था। मुझे लगा जैसे वो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं चाहते। मामा प्रमोद की बात ने मुझे कुछ देर के लिए जरूर शांत कर दिया, लेकिन मेरे अंदर चल रही बेचैनी अब पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मुझे समझ महसूस हो रहा था कि सच मेरे बहुत करीब है, बस कोई उसे बताने से बच रहा है। उसी शाम मामा मुझे घर छोड़ने आए, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी वह दरवाजे के अंदर नहीं आए। उन्होंने बाहर से कहा कि वह किसी पर दबाव नहीं बनाना चाहते और लौट गए। उनकी ये झिझक मुझे और अजीब लगी, जैसे हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई अनदेखी दीवार खड़ी हो जो सबको रोक रही हो। घर के अंदर माहौल फिर से सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। ये मुझे साफ महसूस हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और फिर एक दिन अचानक मामा प्रमोद हमारे घर आए। उनके हाथ में सविता दीदी की शादी का कार्ड था। पिता ने जैसे उन्हें देखा, उनके चेहरे पर हैरानी और झिझक साफ दिखाई दी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा आ गया। फिर मामा धीरे से बोले, राजेश भाई, जो हो गया उसे ही भूल जाते हैं। वक्त बीत चुका है कि हम फिर से पहले जैसे नहीं हो सकते। आखिरकार हम एक ही परिवार हैं। उनकी आवाज में सच्चाई थी और एक उम्मीद में थी। पिता कुछ सेकंड तक उन्हें देखते रहे, फिर अचानक उठकर उन्हें गले लगा लिया। ये पल मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि रात के थे, जैसे बरसों पुराना बोझ उतर गया हो। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे हमारे परिवारों के बीच दूरियां कम होने लगी। नानी और मामा अब हमारे घर आने लगे और माँ भी खुलकर अपने मायके जाने लगे। घर में फिर से ऐसी लौट आई, लेकिन मेरे मन में अब भी एक ही सवाल बाकी था। वह सवाल जो बार बार नानी के घर जाते ही मेरे सामने खड़ा हो जाता था। आखिर पापा वहां पहुंचते ही बेहोश क्यों हो जाते हैं? अगर सब ठीक है, हो गया है, तो ये सिलसिला क्यों जारी है? इस सवाल का जवाब मुझे हर हाल में चाहिए था, और वह मौका भी मुझे जल्दी मिल गया। सविता दीदी की शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी में जगमगा रहा था। ढोलक की आवाज गूंज रही थी। हर कोई खुश था। पिताजी भी इस बारे में हमारे साथ गए थे और सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। वो सबसे मिले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं उनकी आंखों में छिपी घबराहट साफ देख पा रही थी। जैसे ही नानी के घर पहुंचे, कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन अचानक वही हुआ जिसका डर था। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और कुछ ही पलव बेहोश होकर गिर पड़े। घर में अफरातफरी मच गई। मामा उन्हें तुरंत उठाकर अंदर कमरे में ले गए। माँ रोने लगी और बार बार यही कह रही थी कि जब भी वो मायके आती है, कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। सब लोग परेशान थे, लेकिन मेरे अंदर इस बार डर से ज्यादा एक जिद थी। मैं जानती थी कि आज मुझे सजान कर रहना है। जब सब लोग बाहर बहस थे और माँ भी रोते हुए बाहर खड़ी थी, मैं धीरे से उस कमरे में चली गई जहाँ पिता को लिटाया गया था। दरवाजा आधा बंद था। मैं चुपचाप अंदर गई और एक कोने में छिपकर खड़ी हो गई। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि कहीं उसकी आवाज बाहर ना सुनाई दे। कुछ ही मिनटों बाद मैंने जो देखा, उसने मेरी सारी सोच बदल दी। पिता ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर उठकर बैठ गए।
उनके चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी। वह बिल्कुल ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके सामने आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, पापा आप ठीक है? तो फिर ये सब क्या है? आप ये नाटक क्यों करते हैं? मेरी आवाज में गुस्सा कम और दर्द ज्यादा था। पिता ने मुझे देखा। उनकी आंखों में गहरी थकान और पुराना दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शायद अब समय आ गया कि तुम सच जानो। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और अपनी कहानी शुरू की। वह कहानी जो हमारे परिवार के हर रहस्य की जड़ थी। उन्होंने बताया कि ये बात उस समय की जब वो गांव में रहते थे और उनकी जिंदगी में एक लड़की थी, राधा। वह उनकी कजिन थी और बचपन से ही उनका रिश्ता तय था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब तब पिता पढ़ाई के लिए शहर आए तो हालात बदलने लगे। राधा को डर था कि वो उन्हें भूल जाएंगे, और एक दिन जब दोनों फोन पर बात कर रहे थे तो राधा के घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उस समय से रिश्ते को गलत माना जाता था और राधा को इसकी सजा मिली। उसे बहुत अपमान और मार सहनी पड़ी। जब पिता को ये बात पता चली तो वह तुरंत गांव पहुंचे, लेकिन वहां दोनों परिवारों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट गए। पिता के परिवार को गांव छोड़ना पड़ा और राधा की शादी किसी और से कर दी गई। पिता ने ये कहते हुए अपनी बात खत्म नहीं की, बल्कि आगे जो कहा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि बाद में जब उन्होंने माँ से शादी की और पहली बार नानी के घर आए तो उन्हें पता चला कि राधा अब उनकी बड़ी मामी बन चुकी है, और ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कितना गहरा और दर्दनाक सच है। पिता ने बताया कि उस दिन के बाद उन्होंने खुद को उस घर से दूर रखने का फैसला किया ताकि किसी की जिंदगी में फिर से कोई तूफान ना आए। लेकिन माँ अपने मायके से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह छिपकर वो वहां जाती थी, और मैं बेहोश होने का नाटक इसलिए करता हूँ ताकि मेरी मौजूदगी से किसी को कोई परेशानी ना हो, ताकि ना कोई पुराना जख्म हो रहा हो, ना कोई नया झगड़ा शुरू हो। उनकी आवाज सुनकर मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे मजबूत दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दर्द छुपाए होते हैं, और मेरे पिता भी उन्हीं में से एक थे। पिता की बात सुनकर मेरे अंदर से जैसे सब कुछ थम सा गया था। अब तक जो सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे उनका जवाब मेरे सामने था, लेकिन उस जवाब के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा था जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने पहली बार अपने पिता को इतने करीब से समझा था। वो सिर्फ एक हंसमुख इंसान नहीं थे, बल्कि एक ऐसा दिल थे जिसने अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात और अपनी खुशियां तक को दबाकर सिर्फ अपने परिवार की शांति को चुना था। मैं बिना कुछ बोले उनके गले लग गई, और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता ने धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम छुपा लेते हैं ताकि बाकी सबकी जिंदगी आसान रह सके। लेकिन अब जब तुम जान चुकी हो तो मैं चाहता हूँ कि ये बात यहीं तक रहे। हमारे परिवार की खुशियों पर इसका कोई असर न पड़े। मैंने सिर हिलाकर उनकी बात मान ली, लेकिन उस दिन के बाद मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। मैं पहले जैसी मासूम नहीं रही थी। अब मैं हर रिश्ते की गहराई को महसूस करने लगी थी। उस दिन के बाद शादी का माहौल फिर से धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन अब मेरे लिए हर मुस्कान के पीछे छिपी कहानी भी साफ नजर आने लगी थी। राधा मामी भी शादी में थी। मैं उन्हें दूर से देख रही थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था, जिससे उन्होंने भी अपने अतीत को स्वीकार कर लिया हो और आगे बढ़ना सीख लिया हो। एक पल के लिए हमारी नजरें मिली और मुझे ऐसा लगा जैसे वह भी सब कुछ समझ रही हो। बिना कुछ कहे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। शादी खुशी खुशी संपन्न हो गई और हम सब वापस अपने घर लौट आए। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस बार रिश्तों में कोई बोझ नहीं था। माँ अब बिना किसी डर के अपने मायके जाने लगी और पिता भी अब वहां जाने से नहीं कतराते थे। सबसे बड़ी बात यह थी
कि अब उन्हें बेहोश होने का नाटक नहीं करना पड़ता था, क्योंकि अब किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। मामा और पिता के बीच भी धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और दोनों परिवारों में फिर से एक हो गए। हमारे घर में अब पहले से ज्यादा रौनक रहने लगी थी। नानी का आना जाना बढ़ गया था और हर त्योहार अब पहले से ज्यादा खुशी के साथ मनाया जाने लगा था। एक दिन मैं कुछ छत पर बैठी थी और पिछले कुछ दिनों के बारे में सोच रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कई बार हम जो देखते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं होती। हर इंसान के अंदर एक कहानी छिपी होती है, कुछ दर्द, कुछ मजबूरी और कुछ ऐसे फैसले जो दूसरे की खुशी के लिए लेता है। मेरे पिता ने वैसा ही एक फैसला लिया था। उन्होंने अपनी मोहब्बत को भुलाकर अपने परिवार को चुना और मेरी माँ ने भी अपने दर्द को सहकर इस रिश्ते को निभाया और आखिर में सबने एक दूसरे को समझकर माफ कर दिया। शायद यही असली रिश्तों की खूबसूरती होती है, जहाँ गुस्से से ज्यादा जगह माफी ले लेती है और दर्द से ज्यादा ताकत मोहब्बत में होती है। उस दिन मुझे ये भी समझ आ गया कि हमें कभी भी किसी के बारे में पूरी सच्चाई जाने बिना फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक राज। जब मैं अपने परिवार को देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक खुशहाल तस्वीर नहीं बल्कि एक उसके पीछे छिपी मजबूतनी भी दिखाई देती है, और यही सोचकर मेरे चेहरे पर भी एक सच्ची मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर